भाई और बहनों, ये लास्ट वीडियो है सीरीज़ की। इसमें चैप्टर 15 और 16 की बात करेंगे। चैप्टर 15, वॉल्टर एंड एडविन क्लॉस, कीप इट सिंपल एंड चीप। तो वॉल्टर क्लॉस ने बेंजामिन ग्राहम के अंडर काम किया था और फिर अपनी खुद की कंपनी खोली थी। एडविन क्लॉस मेरे ख्याल से उनका बेटा था। तो ये लोग कंपनीज विजिट नहीं करते, मैनेजमेंट के साथ भी बहुत ही रेयरली बात करते हैं, एनालिस्ट के साथ कोई बात नहीं करते, इंटरनेट नहीं यूज़ करते। ये न्यूज़ से स्टॉक मार्केट की दूर ही रहना चाहते हैं क्योंकि उससे ध्यान ही डाइवर्ट होता है और बंदे को अर्ज होती है कि वो कुछ गलत कर दे। वॉल्टर्स क्लॉस बोलते हैं कि जो बेंजामिन ग्राहम थे वो पैसे से ज़्यादा आइडियाज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि कैसे करना है, क्या करना है। तो फिर पैसा खुद ब खुद आ गया था उनके पीछे। तो वॉल्टर और एडविन क्लॉस स्टॉक्स देखते रहते हैं कि किन स्टॉक्स ने 52 वीक लो हिट किया है, हर रोज़ चेक करते रहते हैं और फिर उनकी एनालिसिस करते हैं। और ऐसी कंपनी ज़रूर देखते हैं वो जो एक दिन में अचानक से बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं। जैसे ही उन्हें कोई चीप स्टॉक दिखती है वो ख़रीद लेते हैं एनालिसिस पूरा होने से पहले। फटाफट एक क्विक एनालिसिस कर लेते हैं, वो चीप लगती है तो वो ख़रीद लेते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि मार्केट बहुत फास्ट है। तो फिर वो ख़रीदने के बाद अपना बाकी का एनालिसिस अच्छे से करते हैं। और अगर उनको कोई ऐसी स्टॉक मिलती है जिसका स्टॉक प्राइस वैल्यू ऑफ एसेट्स या फिर अर्निंग्स पावर वैल्यू से कम है तो वो ये बिलीव करते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा। उनका एवरेज होल्डिंग पीरियड 4 साल है। और वो ये भी बोलते हैं कि फुटनोट्स ज़रूर पढ़ें आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो होते हैं, क्योंकि उसमें ऑफ बैलेंस शीट एसेट्स लाइबिलिटीज़ के बारे में पता चल जाता है आपको। तो जैसे वो किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं, फिर वो उस कंपनी की इंडस्ट्री में और कंपनीज़ भी देखते हैं और उनका एनालिसिस भी करते हैं और देखते हैं कि इसी इंडस्ट्रीज़ में और कंपनीज़ में से कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है जो इससे भी सस्ते में मिल रही हो। तो ये कब खरीदते हैं और कब बेचते हैं। तो क्लोज बोलते हैं कि एक ही बारी में मत खरीद लें स्टॉक। जैसे अगर आप 50,000 लगाना चाहते हैं एक स्टॉक में तो 10,000 की पहले खरीद लें और फिर अगर और नीचे चली जाए फिर 20,000 की और ख़रीद लें और फिर अगर और नीचे चली जाए तो फिर 20,000 की और ख़रीद लो, या फिर नीचे से थोड़ी सी ऊपर आई है तब 20,000 की और ख़रीद लो। तो इससे जो आपकी एवरेज कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि किसी को नहीं पता कि स्टॉक ने कब बॉटम को हिट किया। अब वो बेचते कब हैं, वो जल्दी निकल जाते हैं वैसे तो यूजुअली, क्योंकि उनके बेचने के बाद स्टॉक बहुत ज़्यादा और भी बढ़ जाती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि फिर नींद अच्छी आ जाती है मुझे, नहीं तो टेंशन रहती है सारा टाइम कि स्टॉक कहीं वापस नीचे ना जाए। लेकिन वॉल्टर्स क्लॉस बोलते हैं कि बेचते हुए भी आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी करके बेच दी। और अगर कंपनी के फंडामेंटल्स डिटेरियोरेट करने लग गए हैं तो आपको बेचनी पड़ेगी वो स्टॉक, चाहे लॉस हो रहा आपको, क्योंकि आगे और बेकार भी हो सकता है वो। और आप अगर लॉस रियलाइज़ करोगे उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट तो मिलेगा ही। वॉल्टर्स क्लॉस काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं, ये 100 स्टॉक्स तक रख लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन जो इनका 60% पोर्टफोलियो है उसमें वो 20 स्टॉक्स कॉन्स्टिट्यूट करती हैं और 20% पोर्टफोलियो एक सिक्योरिटी का ही होता है। और वॉल्टर्स क्लॉस जो स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं उनके नाम वो किसी के आगे डिस्क्लोज नहीं करते। जिन्होंने उन्हें पैसे दिए मैनेज करने के लिए उनको भी वो उन स्टॉक्स के नाम नहीं बताते। और वो अपने पार्टनर्स के टैक्सेस का भी ध्यान रखते हैं कि उनको ज़्यादा टैक्स ना पे करने पड़े। और वो मैनेजमेंट फ़ीस चार्ज नहीं करते, सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की फ़ीस लेते हैं कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया, प्रॉफिट दिया तो मैं उसमें से हिस्सा लूँगा, नहीं तो मैनेजमेंट की कोई फ़ीस नहीं है। ज़्यादातर फंड 2% मैनेजमेंट फ़ीस तो लेते ही हैं, प्रॉफिट का भी अलग से लेंगे लेकिन मैनेजमेंट फ़ीस भी लेंगे। और अगर लॉस हो गया तो उनका कुछ नहीं जा रहा, मैनेजमेंट फ़ीस तो देनी पड़ेगी। इस चैप्टर में इतना ही। चैप्टर 16, पॉल डी सॉनकिन, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल स्पेशली व्हेन इट्स अगली। ये वाला चैप्टर मुझे सबसे बढ़िया लगा। ये इतने मशहूर नहीं है इन्वेस्टर, लेकिन मुझे इनका तरीका बहुत बढ़िया लगा। तो ये स्मॉल कंपनीज देखते हैं जिनके शेयर प्राइस रिसेंटली बहुत ज़्यादा गिर चुके हों। तो पॉल सॉनकिन कुछ बुक्स भी रेकमेंड करते हैं। पहली बुक तो सिक्योरिटी एनालिसिस रेकमेंड करते हैं वो। फिर दूसरा वो बोलते हैं जो बेंजामिन ग्राहम की पार्टनरशिप थी ना, ग्राहम न्यूमैन पार्टनरशिप, उसके एनुअल लेटर्स पढ़ लो। और फिर वॉरेन बफे की जो बफे पार्टनरशिप्स थी उनके एनुअल लेटर्स पढ़ लो। और वो बोलते हैं कि बर्कशायर हैथवे के एनुअल लेटर्स मत पढ़ना, क्योंकि उस टाइम पे वॉरेन बफे के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए थे कि वो लार्ज कैप कंपनीज भी खरीद सकते थे। तो ये स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनको बहुत ही कम लोग फॉलो करते हैं। और ये कहते हैं कि ग्राहम का जो नेट वर्किंग कैपिटल वाला टेस्ट होता था ना, वो वाली स्टॉक्स आपको स्मॉल और माइक्रो कैप एरिया में मिल सकती हैं, क्योंकि जिन फंड्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका छोटा सा हिस्सा ही वो पूरी कंपनी को खरीद लेगा, जो कि वो नहीं चाहते। और फिर कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं कई बार ऐसी कंपनीज में, रेगुलेटर्स भी इन्वेस्ट नहीं करने देते। और किसी भी कंपनी में वैल्यू ढूंढने का उनका फेवरेट प्लेस है कंपनी की बैलेंस शीट। तो वो बोलते हैं कि चाहे कंपनी नेट ना हो लेकिन फिर भी वो कैश रिच हो सकती है। जैसे फिर वो एग्जांपल देते हैं कंपनी जिसका मार्केट कैप है $20 मिलियन और जिसकी अर्निंग्स हैं $1 मिलियन, तो इसकी पी रेशो आ गई 20। तो अभी तो बार्गेन नहीं लग रही है, लेकिन फिर इसकी बैलेंस शीट देखो अगर आप, तो कंपनी के पास $15 मिलियन का नेट कैश है।
वही जो हमने वन अपॉन वॉल स्ट्रीट में भी बात की थी, कैश माइनस लॉन्ग टर्म डेट, ये 15 मिलियन है। तो यानी कि पूरी कंपनी 20 मिलियन माइनस 15 मिलियन $5 मिलियन में खरीदी जा सकती है। तो पी रेशो अब 5 हो जाएगी। तो अब तो लग रही है खरीदने लायक। तो सोनकिन बोलते हैं कि पी रेशो और पीबी रेशो के बजाय आप ये कैप रेट यूज़ कर सकते हैं। अब कैप रेट क्या होता है? तो वो कैप रेट इसको बोलते हैं, कैप रेट इज इक्वल टू EBIT इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी माइनस कैश। तो EBIT 1 माइनस टी क्या होता है? ये वो वाली अर्निंग्स होती हैं जो टैक्स के बाद कंपनी के डेट होल्डर्स और इक्विटी होल्डर्स के लिए अवेलेबल होती हैं। और जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो इन्वेस्टमेंट है जो इन दोनों ने करी हुई है कंपनी के बिजनेस के अंदर। तो इससे ये पता चलता है कि इन्वेस्टर को कितना पे करना पड़ेगा कंपनी की जो आफ्टर टैक्स अर्निंग्स हैं वो पाने के लिए। और ये रेशो जितनी ज़्यादा होगी उतना बढ़िया होगा। और पॉल बोलते हैं कि जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो कॉन्ट्रेरियंस होते हैं, लेकिन सारे कॉन्ट्रेरियंस वैल्यू इन्वेस्टर नहीं होते। कॉन्ट्रेरियंस सिर्फ इसलिए स्टॉक्स खरीद लेते हैं कि लो पीई रेशो है, लो पीबी रेशो है, सस्ते में मिल रही है स्टॉक, और फिर वो क्या करते हैं, स्टॉक का जो रिसेंट हाई होता है ना उससे कंपेयर करेंगे और फिर सोचेंगे हाँ ये तो बहुत ही अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है मुझे। लेकिन जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो हाई देखने की बजाय स्टॉक का उसकी एसेट्स की वैल्यू या फिर अर्निंग्स पावर से कंपेयर करते हैं। स्टॉक प्राइस किसी कंपनी का गिर गया है, ये एक नेसेसरी कंडीशन हो सकती है वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। और पॉल आईपीओस में पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन वो ब्रोकन आईपीओस के लिए सर्च करते रहते हैं। जैसे वो एक एग्जांपल देते हैं, कंपनी का नाम था SCCX। तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो कि टेलीकॉम कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाया करती थी। तो उसका आईपीओ काफ़ी हॉट था, लोगों ने अंधाधुंध खरीदा, लेकिन फिर जब अर्निंग्स सामने आने लगी तो वो स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया। तो इस चीज़ को वो बोलते हैं ब्रोकन आईपीओ, कि जब आईपीओ का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है ना कंपनी से तो कई बार वो बार्गेन बन सकती है। तो अब दिक्कत ये आ रही थी, जो यूएस कांग्रेस थी उसको एक बिल पास करना था टेलीकॉम कंपनीज के लिए कि कंपल्सरीली SCCX कंपनी के सॉफ्टवेयर्स यूज़ करें वो। तो वो पास नहीं हो रहा था, तो सोनकिन ने वो खरीद ली। उन्हें लगता था कि हाँ हो जाएगा ये पास, तो सोनकिन ने वो स्टॉक $4 में खरीद ली थी और उन्होंने फिर वो $13 में बेची, कुछ पार्ट उसका $15 में बेचा और फिर कुछ पार्ट जब वो वापस नीचे गिरने लग गई $8 में बेचा। तो वही सीखने को मिलता है हमें से कि एक ही बारी में मत खरीदें और एक ही बारी में मत बेचें, क्योंकि कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है कौन सा लोवेस्ट पॉइंट है ये कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। और ये इन्वेस्टमेंट इसलिए सक्सेसफुल हुई क्योंकि उन्होंने आईपीओ के ब्रोक होने का इंतज़ार किया और तब तक उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। और स्मॉल कंपनीज़ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए मिल सकती हैं क्योंकि पहला रीज़न तो यही है कि वो डबल जल्दी हो सकती हैं या 10 गुना जल्दी हो सकती हैं क्योंकि वो छोटी हैं। और दूसरा रीज़न यह है कि कम एनालिस्ट फॉलो कर रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि आपको कोई ऐसी चीज़ दिख जाए जो दूसरे एनालिस्ट को ना दिखी उस कंपनी में। और जो स्मॉल कंपनीज़ होती हैं उनके बिजनेस भी सिंपल होते हैं, 4-5 जगह पे नहीं वो फैली होती, एक ही लाइन ऑफ बिजनेस होती है यूजुअली उनकी। और जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं वो फिर अपने पोर्टफोलियो कॉन्सनट्रेटेड रखते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो कुछ ग्रेट आइडियाज़ होते हैं ना जो उनको मिलते हैं वो उनकी परफॉर्मेंस को दूसरी स्टॉक्स खरीद के डाइल्यूट नहीं करना चाहते। तो पॉल सोनकिन ने अपना पोर्टफोलियो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। पहला जनरल पोर्टफोलियो ऑपरेशंस, इसमें वो स्मॉल और माइक्रो कैप वैल्यू स्टॉक्स रखते थे। दूसरा था आर्बिट्राज ऑपरेशंस, उसमें वो ऐसी कंपनीज के शेयर खरीदते थे जैसे टेक ओवर, स्पिन ऑफ, कंपनी लिक्विडेशन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये सब बैंकरप्सी वगैरह से रिलेटेड। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है खुद में एक तरह से इन 2 तरह की स्टॉक्स रखना। पहले वाला हाई रिस्क हाई रिटर्न है, दूसरे वाला हाई रिटर्न लो रिस्क है। और सोनकिन ये भी बोलते हैं कि अगर 1-2 हफ्ते में स्टॉक प्राइस डबल या ट्रिपल हो गया तो उसे बेच के निकलो, क्योंकि और किसी में इन्वेस्ट कर सकते हो आप फिर, और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है उसका। तो फिर लास्ट में पॉल सोनकिन एक कंपनी की स्टोरी शेयर करते हैं। कंपनी का नाम था सेंटेनियल टेक्नोलॉजीज़। तो नवंबर 1999 में पॉल को ये कंपनी उस लिस्ट में दिखाई दी जो वो रेगुलरली चेक करते रहते थे, जिसमें कंपनीज जब 52 वीक लो हिट करती हैं तब उनका नाम आता है उस लिस्ट में। तो सोनकिन ने पहले भी उस कंपनी के बारे में सुना हुआ था क्योंकि उसने कोई अकाउंटिंग फ्रॉड किया था पास्ट में और वो स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो गई थी। तो उन्हें लगा था कि कंपनी ख़त्म हो गई होगी, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि वो वापस आ गई थी। कंपनी ने अपने लॉ सूट वगैरह सेटल कर लिए थे जिन्होंने क्लेम किए हुए थे उनके खिलाफ। तो जिन्होंने क्लेम किया हुए थे उन्होंने अपनी स्टॉक्स बेच दी क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा कंपनी के साथ, कंपनी ने अकाउंटिंग फ्रॉड किया था। तो ऐसी कंपनीज लोग रखना नहीं चाहते कि आप तो फ्यूचर में भी कुछ गलती करते हैं। तो स्टॉक प्राइस उस कंपनी के $7 से $4 तक आ गए थे, जबकि कंपनी की जो कंडीशन थी वो एकदम बढ़िया थी।
और पॉल सोनकिन ने सीईओ के बारे में सर्च किया तो उस सीईओ की काफ़ी अच्छी रेपुटेशन थी। फिर उन्होंने सीएफओ को फ़ोन किया और सीएफओ ने उन्हें बताया कि बिजनेस स्ट्रांग है और इम्प्रूव कर रहा है। तो फिर सोनकिन ने अपना छोटा मोटा एनालिसिस किया रफ एस्टिमेट निकालने के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू का। तो उन्होंने पिछले साल की ईपीएस ली जो कि $0.4 थी और फिर उन्होंने कंपनी के हिसाब से रीजनेबल पीई रेशो 10 एज्यूम कर ली और फिर कंपनी की वैल्यू निकाली जो कि 0.4 इंटू 10 $4 पर शेयर आ रही थी अर्निंग्स की वजह से। फिर उन्होंने बैलेंस शीट देखी, बैलेंस शीट में भी नेट कैश था $4.03 का। तो टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 4 + 4 8, लेकिन स्टॉक ट्रेड कर रही थी 4.3 पे। तो ये 50% मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा था। तो उन्होंने वो खरीद ली $4.3 पे और स्टॉक बिना किसी रीज़न के $3 पे भी आ गई फिर थोड़े टाइम बाद। तो उन्होंने सीएफओ को दोबारा फ़ोन किया कि भाई क्या चक्कर है भाई। तो सीएफओ ने कहा कि कोई चक्कर नहीं है, कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है और इम्प्रूव कर रही है और कंपनी के पास टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड भी थे। तो फिर पॉल ने $3 पे और ज़्यादा खरीद ली वही स्टॉक। कंपनी के पास डेट भी नहीं था, टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड थे, तो फिर उसे टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा अगले कुछ सालों तक। तो यानी कि जो ईबिट थी ना कंपनी की वही उसकी नेट इनकम थी, क्योंकि टैक्स और इंटरेस्ट तो पे ही नहीं करना पड़ रहा था ना उसे। तो फिर जब न्यूज़ आई कि उस कंपनी ने इंटेल की एक यूनिट परचेज कर ली है, तब उसके प्राइस डबल हो गए, $9 तक पहुँच गए। तो हो गया सारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ख़त्म, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू 8 लगाई थी हमने कैलकुलेशन करके। तो पॉल ने 60% होल्डिंग उस कंपनी में जो थी उसकी वो बेच दी। तो सोनकिन बोलते हैं कि जैसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिसअपियर होता है ना, वैसे ही वैल्यू इन्वेस्टर भी डिसअपियर हो जाते हैं वहाँ से। तो फिर उन्होंने वो कुछ साल तक होल्ड करके रखी। तो कंपनी की अर्निंग्स अब इंक्रीज होकर $1.67 हो गई थी। तो फिर उन्होंने दोबारा पीई रेशो 10 ही एज्यूम करके अर्निंग्स पावर वैल्यू निकाली $16.7 और कंपनी के शेयर्स ट्रेड हो रहे थे $11.25 पे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% का मिल रहा था। तो सोनकिन ने दोबारा खरीद ली वही कंपनी $11.25 पे नहीं, जब वो थोड़ा और गिर के $9 पे आ गई और कुछ थोड़ी और $10 पे खरीद ली। तो जनवरी 2001 में एक कंपनी ने सेंटेनियल टेक्नोलॉजीज़ को खरीदने के लिए $21 ऑफर किए पर शेयर। तो ये कंपनी एक साल से बस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम में 5 गुना हो गई थी, $4 से $20 तक पहुंच गई थी। और ये वही टाइम था जब नास्डैक 15% गिरा था, नवंबर 1999 से जनवरी 2001 तक। पॉल सोनकिन लास्ट में ये बोलते हैं, वैल्यू इन्वेस्टर्स आर्ट सपोज टू हैव दिस मच फन। तो ये होती है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कि जब मार्केट 15% गिर रही है लेकिन हमारी स्टॉक 5 फोल्ड हो रही है उस टाइम पे। तो इसलिए अगर मार्केट आज बहुत ज़्यादा बढ़ी है लेकिन आपकी स्टॉक गिर रही है तो घबराने वाली बात नहीं है। आप मार्केट पे फोकस करने के बजाय अपनी स्टॉक पे ही फोकस करो। इसी के साथ ये वीडियो सीरीज़ ख़त्म होती है। तो मैं आपको कुछ वैल्यू इन्वेस्टर्स के नाम दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं या फिर इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं वो पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।